नमस्कार। टीसीएच पर आपका स्वागत है। आजकल हमारा जो गोदी मीडिया है वो हिस्ट्री मीडिया भी हो गया है। असल में फेक हिस्ट्री मीडिया हो गया है। एक एंकर हैं सुधीर चौधरी, बहुत सारे लोग उनको तिहाड़ी चौधरी भी कहते हैं, मैं सुधीर चौधरी कहूंगा। हालांकि यह सच्चाई है कि कमीशन लेने के चलते तिहाड़ भी हो आए हैं। तो आजकल वो अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट पर हिस्ट्री भी बीच बीच में बताते हैं। एक जमाने में आज तक एक ऐसा चैनल था जिस पर हम सभी भरोसा करते थे। मैं लंबे समय तक आज तक देखता रहा सिर्फ इसलिए क्योंकि आज तक पे न केवल सबसे जल्दी न्यूज आती थी बल्कि ऑथेंटिक न्यूज भी आती थी। एक से एक बड़े पत्रकार थे उसमें और आज तक ने अपना एक ब्रांड बनाया था। लेकिन गोदी मीडिया बनकर आज तक ने अपना क्या हाल किया है वो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। दरअसल 31 अक्टूबर का मामला है। सरदार पटेल की जयंती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस के बड़े नेता और हमारे पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी। अब गोदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो खेल खेल रहे हैं वो जानते ही हैं। जितना कुछ अच्छा था उसके लिए सरदार पटेल जिम्मेदार थे और जितना कुछ बुरा था उसके लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार थे। तो आज तक तो मैं देखता नहीं, लेकिन सुधीर चौधरी ने अपने हैंडल से एक पीस उसका शेयर किया ब्लैक एंड व्हाइट का। उस पीस में वो एक किताब कोट करते हैं और संयोग से वो मेरी सबसे प्रिय किताब है। अगर आपको भी सरदार पटेल की जिंदगी के बारे में सबसे डिटेल में और सबसे ऑथेंटिक तरीके से जानना है तो राजमोहन गांधी, जो महात्मा गांधी के परिवार से हैं, उनकी किताब पटेल अ लाइफ जरूर पढ़नी चाहिए। नवजीवन प्रेस से छपी हुई लगभग 1000 पन्नों की किताब है और बेहद शानदार किताब है। तो पहले तो जब मैंने उनके हाथ में सरदार पटेल वाली किताब पटेल अ लाइफ देखी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार चलो ये लोग अच्छी किताबों से इतिहास पढ़ने लगे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको अगर आप बागीचे में भी भेज देंगे तो वो फूल नहीं चुनेंगे। अगर कोई बकरी वहां पर गंदा करके गई होगी तो उसकी गंदगी ढूंढेंगे। सुधीर चौधरी वही गंदगी ढूंढने वाले आदमी हैं और गंदगी ढूंढते हुए कितना बड़ा झूठ सुधीर ने बोला है पूरे हिंदुस्तान से, वो मैं आपको अब बता रहा हूं। वर्ष 1946 में जब मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने की मांग कर रहे थे, तब सरदार पटेल ने अपने एक पत्र में लिखा कि अगर मुस्लिम लीग इस बात के लिए तैयार हो जाती है कि वो भारत के उन इलाकों पर पाकिस्तान में शामिल होने के लिए दबाव नहीं बनाएगी जो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते, तो वो भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और बाद में यही हुआ और 3 जून 1947 को भारत के विभाजन का औपचारिक ऐलान कर दिया गया। इस किताब का पेज नंबर 396 उन्होंने कोट किया और कोट करके बताया कि सरदार पटेल ने यह कहा था कि पाकिस्तान देने को मैं तैयार हूं, लेकिन वैसा पाकिस्तान नहीं जैसा जिन्ना चाहते हैं। तो मैंने इस किताब का पेज नंबर 396 खोला। आप देखेंगे जब वो पेज दिखाते हैं तो उसको ब्लर वर कर देते हैं, उसमें से कुछ निकाल विकाल देते हैं ताकि अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो आप समझ ना पाएं कि वो झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको अभी स्क्रीन पर पूरा पेज दिखाता हूं। इस पेज के तीसरे पैराग्राफ के एंड में आइए, जो हिस्सा सुधीर ने कोट किया है। मैं इसको वर्बेटिम पढ़ रहा हूं, आप स्क्रीन पर पढ़ते जाइए। लिखते हैं, लेस वेरी देन पटेल एंड एज फुली रिजाइन टू पार्टीशन, Nehru had by this time openly conceded it. In a public speech on April 20, he said, 20 अप्रैल को एक पब्लिक मीटिंग में नेहरू कहते हैं, The Muslim League can have Pakistan if they wish to have it, but on the condition that they do not take away other parts of India which do not wish to join Pakistan. यानी ये पंक्तियां सरदार पटेल ने नहीं, नेहरू ने कही हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, ने ये पंक्तियां कही हैं, जो पंक्तियां सुधीर किताब को कोट करके कह रहा है कि सरदार पटेल ने कही हैं। और आगे बढ़ते हैं। किताब जब लिखी जाती है, हमारे जैसे लोग जब इतिहास लिखते हैं तो उसमें जो भी इस तरह की चीजें होती हैं उसमें रेफरेंस देते हैं कि आखिर हम कहां से बता रहे हैं कि पंडित नेहरू ये बात कह रहे हैं। तो इसमें रेफरेंस नंबर है 290, 290। चलिए देखते हैं कि 290 पर क्या रेफरेंस दिया हुआ है।
जब आप 290 का रेफरेंस देखते हैं तो आता है कि यह मेनन की किताब से दिया हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पावर। अब ये बीपी मेनन हैं जो सरदार पटेल के सचिव थे। उन्होंने भारत में जिस तरह से ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, रियासतों का विलय हुआ, उस पर एक बेहद जरूरी किताब लिखी है जो आधुनिक इतिहास का हर विद्यार्थी अपनी लाइब्रेरी में रखता है, तो वो मेरी लाइब्रेरी में भी है। तो मैंने उस किताब को, जहां से ये मूल रेफरेंस लिया हुआ था, उस किताब को भी आज साथ में रखा है। मैं बताऊंगा कि मूल में क्या लिखा हुआ है। मूल में यह है पेज नंबर 354 पर। ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया का कवर आप देख रहे होंगे। इसके 354 नंबर पेज पे चलते हैं, 354 पर। इसके सबसे आखिरी हिस्से पर चलिए, पेज नंबर 354 के आखिरी पैराग्राफ पे चलिए, उसकी भी आखिरी पंक्तियों में मेनन लिखते हैं, नेहरू फॉर इंस्टेंस इन अ पब्लिक स्पीच ऑन 20 अप्रैल, 20 अप्रैल को एक पब्लिक भाषण में नेहरू ने कहा, The Muslim League can have Pakistan if they wish to have it, but on the condition that they do not take away other parts of India which do not wish to join Pakistan. यानी ये ओरिजिनल सोर्स है जहां से लिया है राजमोहन गांधी ने अपनी किताब में, और राजमोहन गांधी ने यही ओरिजिनल सोर्स मेंशन किया है। लेकिन सुधीर राजमोहन गांधी की उस किताब का हिस्सा ब्लर वगैरह करके आपको दिखाता है ताकि आप ये ना समझ सकें कि हकीकत क्या है, और जो बात नेहरू ने कही है वो बात पटेल के मुंह से कहलवाता है। वैसे सच्चाई तो यही है कि नेहरू और पटेल इस मुद्दे पर एक साथ थे और लगभग एक जैसी ही बात कर रहे थे। पूरी कहानी जो है, अगर पटेल लाइफ आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा कि जो सरकार बनाई गई थी, संयुक्त सरकार बनाई गई थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस की, उसके अनुभव इतने खराब रहे थे। सरदार पटेल उसके गृह मंत्री थे, लियाकत अली खान जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने उसके फाइनेंस मिनिस्टर थे, और दोनों के बीच इतनी ज्यादा परेशानियां आई कि सरदार पटेल वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, और यह तथ्य भी पटेल अलाइफ में राजमोहन गांधी ने ही दिया है, कि सरदार पटेल वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बाकायदा विभाजन को स्वीकार किया, जिन्होंने कहा कि इन लोगों के साथ मिलकर देश में सरकारें नहीं चलाई जा सकती हैं। और आपको पता है, मैंने अपनी किताब उसने गांधी को क्यों मारा में स्रोत सहित बहुत डिटेल में दिया है कि जब गांधी जी को पता चला कि सरदार पटेल ने विभाजन स्वीकार कर लिया है तो उन्होंने बाकायदा पत्र लिखकर सरदार पटेल से पूछा था, और बाद में सरदार पटेल ने अलग से कहा था कि अगर हम विभाजन नहीं करते तो देश कई टुकड़ों में बंट जाता। हमारे पास एक ही तरीका था कि या तो विभाजन या गृहयुद्ध, और अगर गृहयुद्ध चलता भी तो वो कितना लंबा चलता हम नहीं जानते हैं, इसलिए हमने विभाजन को स्वीकार किया। और एक वीडियो पिछले दिनों मैंने लगाया था, एक वीडियो मैंने ट्विटर पर भी लगाया था, यूट्यूब पर भी लगाया, उसका एक हिस्सा आपको सुनवा देता हूं, जिसमें सरदार पटेल 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद 1948 में दक्षिण भारत में मद्रास में, जिसको अब चेन्नई कहते हैं, वहां पर एक भाषण में कहते हैं कि विभाजन को मैंने स्वीकार किया था और मुझे यह बात मानने में कोई पछतावा नहीं है। I have never repented for my agreeing to partition because I have myself experienced during the period of 1 year's joint administration that if we had not agreed to partition, we would have grievously erred and repented. India would not have resulted in a partition of two countries, but would have been partitioned into several bits. And therefore, whatever some people may say, I am convinced, and I remain convinced, that it has become for the good of the country that we have agreed to partition. सुना है इस शो के लिए, द ब्लैक एंड वाइट शो के लिए रिसर्चर की आवश्यकता बताई गई है, उसका विज्ञापन वगैरह आ गया है। मैं सुधीर चौधरी को आगाह कर रहा हूं कि कोई पढ़ा लिखा रिसर्चर मत ले लेना, वरना तुम्हारे लिए शो बनाना मुश्किल हो जाएगा। अपने जैसा ही कोई फ्रॉड, जैसे तुम फेक न्यूज फैलाते हो वैसे ही फेक न्यूज चलाने वाला कोई रख लेना जो रिसर्च के नाम पर ऐसे ही गंदे तमाशे करे। वैसे मैं तुम्हें एक आध किताबों का नाम और बता देता हूं। देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विभाजन पर एक बड़ी जरूरी किताब लिखी है, इंडिया डिवाइडेड।
इस किताब के पेज नंबर 30 को जरा पलट लो तो समझ में आएगा कि नेहरू की स्थिति क्या थी। पेज नंबर 30 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू द कांग्रेस प्रेसिडेंट, ये 1935 की बात है, 1935 की। पंडित जवाहरलाल नेहरू द कांग्रेस प्रेसिडेंट रिप्लाइड दैट देयर वर ओनली टू पार्टीज इन द कंट्री, द कांग्रेस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसका मतलब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग को वो कोई महत्व नहीं देते थे। कई बार तो नेहरू के ऊपर यह आरोप भी लगता है कि अगर मुस्लिम लीग से उन्होंने समझौते किए होते तो शायद स्थितियां दूसरी होती, लेकिन नेहरू देश के विभाजन के इतने खिलाफ थे और देश में सांप्रदायिक ताकतों के इतने खिलाफ थे कि कभी भी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने कोई रिश्ता नहीं रखा। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं अपनी किताब इंडिया डिवाइडेड में। और चलते चलते तुम्हें एक और मजेदार तथ्य बता दूं जो दिखाने की हिम्मत तुम्हारी तो क्या, देश के किसी गोदी मीडिया की नहीं है। तुम्हारे जो आदर्श हैं विनायक दामोदर सावरकर, उनका और विभाजन का एक किस्सा सुना देता हूं। किताब का नाम पहले बता दूं, ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी इन त्रावणकोर। यह किताब है ए श्रीधर मेनन की और इसने बेसिकली जो सीपी थे वहां पे, सीपी रामास्वामी अय्यर जो थे वहां के दीवान थे त्रावणकोर के, जो भारत में त्रावणकोर जो अब केरल है उसके विलय के बिल्कुल खिलाफ थे, जिन्होंने अपने त्रावणकोर को आजाद घोषित करा दिया था, उनके एनल्स लिखे हैं, उनके संस्मरण लिखे हैं। इसके पेज नंबर 244 244 पे आ जाओ। 244 पे शीर्षक है सपोर्ट ऑफ द मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा। इसमें वो लिखते हैं दूसरे पैराग्राफ में, पैराडॉक्सिकल एज इट माइट सीम, वीडी सावरकर, प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया हिंदू महासभा, इन अ टेलीग्राम ऑफ द सेम डेट 20th June 1947 addressed to Sir C.P. extended his full support to Travancore's decision to declare independence. The text of telegram released to the press by the Diwan reads as follows. यानी जब त्रावणकोर हिंदुस्तान में मिलने को तैयार नहीं था, उसने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था और पाकिस्तान में अपना राजदूत भी भेज दिया था, तो विनायक दामोदर सावरकर बाकायदा पत्र लिखकर उसको भारत से अलग रहने के लिए बधाई दे रहे थे। अगर हिम्मत है तो मैंने किताब का नाम बता दिया है, किताब बड़ी सस्ती सी है, 300-400 रुपए की खरीद लेना, ये पेज पढ़ लेना और इस पर भी एक ब्लैक एंड वाइट बना लेना। लेकिन इतनी हिम्मत तो कहां से होगी? हिम्मत सिर्फ इतनी है कि फेक न्यूज लगातार फैलाया जाए, नेहरू और पटेल को लड़ाने की कोशिशें की जाएं और उसके लिए जितना झूठ बोला जा सकता है उतना झूठ बोला जाए। चौधरी रहमत अली की बात हुई। चौधरी रहमत अली ने 1940 में प्रस्ताव दिया था, लेकिन यह भी जान लो कि उस प्रस्ताव से न मुस्लिम लीग सहमत थी और न ही कांग्रेस सहमत थी। ये सारी बातें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसी किताब में लिखी हैं। और आखिरी बात जो कह के मैं बात खत्म करना चाहूंगा वो ये कि देश का अगर विभाजन हुआ तो असल में तुम्हारे जैसे लोग जिम्मेदार थे, इस तरफ के भी और उस तरफ के भी, हिंदू भी और मुसलमान भी। जो कट्टरपंथी थे वो जिम्मेदार थे, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, जिन्होंने ऐसा माहौल बना दिया था कि सरदार पटेल जैसे व्यक्ति को भी कहना पड़ा कि अगर विभाजन नहीं होगा तो गृह युद्ध जैसी स्थिति बनेगी। आज भी तुम लोग जो कर रहे हो वो देश को जोड़ने का नहीं, देश को बांटने का काम है। चूंकि तुम्हारे पास अपने इस गंदे काम के लिए कोई आदर्श नहीं बचा है, इसलिए सरदार पटेल जैसे व्यक्तित्व को बीच में लाके उनके नाम पर लगातार झूठ फैला रहे हो। बताने को तो मैं ये भी बता सकता था कि ये जो किताब मैंने कोट की मेनन की, इसमें मेनन ने बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि कश्मीर में हमारी कोई रुचि नहीं थी, सरदार पटेल की और मेरी कश्मीर में कोई रुचि नहीं थी, केवल नेहरू थे जो कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए अड़े हुए थे। और सच्चाई ये है कि दोनों नेताओं ने अपनी अपनी तरफ से कोशिश की। त्रावणकोर की जिसकी बात हो रही है, जिसको आज़ाद घोषित कर दिया गया था, वो भारत में कैसे मिला? जिस समय कांग्रेस इस तरह के रियासतों में राजनीति नहीं करती थी, उस समय ऑल इंडिया पीपुल्स कांग्रेस बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने रजवाड़ों और रियासतों के भीतर की जनता के लिए। इसी ऑल इंडिया पीपुल्स कांग्रेस के लोगों ने जब आजादी घोषित की त्रावणकोर ने, तो विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह के बाद डर कर सीपी रामास्वामी आए दिल्ली और भारत में शामिल होने के लिए कागजों पर सिग्नेचर किया।
तो जो आज़ादी की लड़ाई थी या देश में रियासतों का विलय था या नए देश में नए माहौल का निर्माण था, उसमें चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे हों, चाहे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हों, इन सब लोगों का हाथ था। इन सब ने अपना योगदान दिया। अगर किसी का हाथ नहीं था तो विनायक दामोदर सावरकर और इस तरह के लोगों का, जिन्होंने न तो आज़ादी की लड़ाई में कोई हिस्सा लिया और न उसके बाद राष्ट्र निर्माण में। आज के लिए इतना ही। मुझे लगा कि जिस तरह से नेशनल टीवी पर यह फेक न्यूज़ फैलाई गई है, उस पर मैं सच्चाई आप सबके सामने रखूं। अगर आपको भी लगता है कि ऐसी बातें लगातार होनी चाहिए, अगर आपको भी लगता है कि हमारे जैसे चैनलों को सरवाइव करना चाहिए, तो मैं ज़्यादा कोई अपील नहीं करूंगा। आप सब जानते हैं, जुड़िए हमारे चैनल से, जैसे भी हो सके हमारी मदद कीजिए। आप साथ रहेंगे तो हम ऐसे ही तानाशाह की आंखों में आंख डालकर सच कह सकेंगे। बहुत शुक्रिया।